अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। अगर आप पाकिस्तान की मईशत के मसाइल जानना चाहते हैं और इन मसाइल का हल जानना चाहते हैं, जैसा कि यकीनन आप लोग बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई बच्चे तो है नहीं, नन्हे नहीं हैं आप। बहुत सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं और आप इस बात का अच्छी तरह आपको अंदाज़ा है कि अगर किसी मुल्क की मईशत स्ट्रांग ना हो तो बहादुर से बहादुर फौज भी उस मुल्क का दिफा नहीं कर सकती। यानी कि वो सुपर पावर अगर कोई मुल्क है अमेरिका जैसा, और अगर उस मुल्क की इकोनॉमी सही नहीं है तो वो मुल्क वो सब बेकार है, सारी फौज बेकार है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुल्क अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर फोकस करते हैं, किसी चीज पर बेस करते हैं, किसी चीज पर तवज्जो देते हैं, तो वो क्या होती है? वो उनकी इकोनॉमी होती है। ठीक है जी। बहरहाल, तो आज का जो हमारा सवाल है, आज का हमारा सवाल है कि ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ही हॉट इशू है, करंट इशू है। ठीक है ना। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके हेड जो है इमरान खान साहब हैं, वो इस वक्त वजीर आजम है पाकिस्तान के। और उन्होंने उनकी हुकूमत मिलते ही उन्होंने जो सबसे पहले फैसला किया, जो तमाम की तमाम इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं, मैं उनकी बात से मुत्तफिक भी हूँ, कि जितनी भी लॉस मेकिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, लॉस मेकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबसे पहले प्राइवेट करके जान छुड़ा दो उनसे। क्योंकि ना, all the loss making industries, all the loss making organizations, institutions are the burden not on the government but on the general public. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो नुकसान करती रहेंगी उतना ज्यादा आप पर टैक्स लगाना गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वो जिसको भी नौकरी पर रख लेते हैं उसको तनख्वाह तो देनी है। और वो उसे तनख्वाह कैसे देते हैं? वो उसे तनख्वाह देते हैं आपकी जेब से निकाल के। ठीक है ना। जी सदीमा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो भाई आपके टैक्स में से वो तो सब चीजें जाती हैं, और जब जब वह सरकारी खर्चे जब जब बढ़ते जाएंगे, जब जब वहां ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती जाएगी, जब जब आपका हक मारा जाएगा, जब जब आपसे ज्यादा पैसे लेकर वहां को फिल किया जाएगा, तो ऐसे इदारे जो लॉस मेकिंग है इमीडिएट बेसिस पर, ऐसे इदारे जो लॉस मेकिंग है इमीडिएट बेसिस पर, उसके बारे में क्या करना चाहिए? इमीडिएट बेसिस पर उनके बारे में ये करना चाहिए कि उन्हें आप क्या कर दें, प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है ना, तो इट इज गुड इनफ। लेकिन देखें, तस्वीर के दो रुख होते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है ना, प्राइवेटाइजेशन अगर आप करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट सेक्टर का आएगा। प्राइवेट सेक्टर भी आप कहाँ से लेकर आएंगे? अमूमन बाहर से लेकर आएंगे। जब आप बड़े प्राइवेट सेक्टर को बाहर से लेकर आ रहे हैं, उस प्राइवेट सेक्टर के नकाब ओढ़े हुए आपके मुल्क में घुसते हैं दूसरे मुल्कों के मुखबर, दूसरे मुल्कों के एजेंट्स। तो वो इदारा जो आप बेच रहे होते हैं, दरअसल वो इदारा कोई और नहीं खरीद रहा होता, बल्कि कोई दूसरे मुल्क की एजेंसी खरीद रही होती। हर इदारा नहीं, लेकिन दिस इज अ रिस्क इन्वॉल्व कि आपकी सोवरेनिटी, आपका फ्रीडम, आपका इंडिपेंडेंस, आपकी ये चीजें खतरे में पड़ सकती हैं अगर किसी गलत बंदे के हाथ में आपका कीमती इदारा चला जाए। तो जब आप किसी को कोई अपना इदारा दे रहे हैं, जब आप कोई प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो आप ये भी मेक श्योर करें कि जो बंदा ले रहा है वो कहाँ से बिलोंग करता है, व्हाट्सोएवर, अच्छी तरह से उसके बारे में आपको कंफर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तमाम कंफर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन आपको होगी, देन यू मे गो अहेड, और फिर आप फैसला कर सकते हैं कि भाई आपने क्या करना। खैर, तो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले मैं प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो हेडिंग हम सबसे पहले डालेंगे प्राइवेटाइजेशन। ये देखिए, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन द प्रोसेस टू कन्वर्ट
गवर्नमेंट ओन्ड organization into privately owned organization is called the process to convert a government owned organization into privately owned organization is called privatization. ठीक है जी, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक गवर्नमेंट इदारे को प्राइवेट इदारे में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेल या प्रोसेस टू कन्वर्ट, ये दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? जब आप कोई सरकारी इदारे को, जब आप किसी सरकारी इदारे को क्या कर रहे होते हैं? किसी बंदे को दे रहे होते हैं, एक प्राइवेट बंदे को जब आप दे रहे हैं तो वो क्या है? वो प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के दो रूप हैं, दो पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, दो इमेजेस हैं। वो क्या है? एक है फायदे की सूरत में, एडवांटेजेस की सूरत में, और दूसरा है लॉस की सूरत में, डिसएडवांटेजेस की सूरत में। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें। मैंने अपनी इस अभी आज मैं अगर कोई 22-23 साल का यकीनन हो चुका हूँ, जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा, अपनी इस उम्र के अंदर मैंने बहुत सारे इदारे सरकारी प्राइवेट होते हुए देखे। तो मैंने देखा कि पीटीसीएल अपने बचपन में देखा, शायद आपको मैंने पिछली क्लास में, पता नहीं आप ही को बताया था, किसको बताया था, क्योंकि क्लास सारी एक ही जगह हो रही तो अब अंदाजा नहीं होता कौन सी बात कहाँ की गई। तो पीटीसीएल में जब वो गवर्नमेंट था तो कनेक्शन लगवाना इतना मुश्किल था कि कोई इंतहा नहीं। आज इस वक्त रात के मेरे पास 8:12 हो रहे हैं, अगर मैं आज कहता हूं कि कनेक्शन चाहिए तो यकीन करें 9 बजे लग जाएगा कनेक्शन, 9 बजे, 9:30 बजे लग जाएगा। इतना एफिशिएंट हो चुके हैं पीटीसीएल वाले कनेक्शन में। डीएसएल अभी भी उनके, क्योंकि डीएसएल पे उनको थोड़ा सा लोड मिलता है तो वो वहीं ढील हो जाते हैं। अच्छा, तो इसी तरह बैंक्स, एक जमाना था कि जब बैंक में अकाउंट खोलना इतना मुश्किल होता था कि आपकी सोच है, इट वॉज नॉट सो इजी टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीजें क्या होती गई? आसान होती गई। ठीक है जी, वेल, तो बैंक में बचपन में हमारे क्या होता था कि पंखा भी नहीं चल रहा, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं, टूटे हुए टेबल, और फिर एक ऐसा वक्त अब हम देखते हैं जो इस वक्त करंट दौर है कि दबंग किस्म के एसी चल रहे हैं, हर बंदा सूटेड बूटेड, यानी कि ये डायरेक्शन की टाई कौन सी कलर की पहननी है उनको बैंक देता है कि आपने ऐसा करना है। ऑल्दो स्टिल आई एम द पार्ट ऑफ अ बैंक, मैं भी एक बैंक का हिस्सा हूँ अभी भी, और लेकिन बीइंग दैट स्टिल दैट बैंक इज गवर्नमेंट बैंक, तो मैं जो इस वक्त कपड़े पहना हुआ मैं यही पहन के चला जाता हूँ, जो पहना होता हूँ बस पहन के, साफ सुथरे होने चाहिए। शलवार कमीज पहन जाता हूँ, टी शर्ट जीन्स पहन जाता हूँ, कभी टू पीस भी पहन के जाता हूँ, ऐसा नहीं है एकदम ऐसा बन के जाता हूँ, कभी कभी जैसे वलीमा है आज मेरा, और कभी शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट, मतलब जो मेरा दिल करता है मैं वो पहन के जाता हूँ, कोई प्रॉपर कोई ड्रेस कोड नहीं। हमारे बैंक में क्योंकि मेजॉरिटी इंटीरियर सन्स हैं तो वो लोग शलवार कमीज कॉटन की और उस पर वेस्ट कोट और जो उनका रूटीन स्टाइल होता है उसमें आते हैं, तो मैं भी अमूमन वैसे ही कपड़े पहन के चला जाता हूँ, ये सारे यकजहती के लिए भी और मुझे अच्छा भी लगता है ये ढीले ढीले ढाले कपड़े पहनना। खैर, अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला फायदा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी कि काम करने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। आपको पता है वो औलाद
जिस पर उनके माँ बाप ने सख्ती की हो, वो औलाद जिस पर उनके माँ बाप ने सख्ती की हो, वो दुनिया की सख्ती से बच जाता है। आ रही समझ में? वो माँ बाप कि जो अपनी औलाद पर सख्ती करते हैं, वो उनके लिए अच्छा होता है औलाद के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो सख्ती नहीं करेंगे तो वो ढीले ढाले रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां नहीं होंगी, काम करने की आदत नहीं होगी। तो घर में अगर बहुत सारे काम होते हैं, वो तो कोई पंखा खराब हो गया है, सामान लाना है, सफाई करनी है, दीवारें, पंखे साफ, जैसे आप में से भी लड़के जो मेरे साथ है, लेकिन पंखे साफ करते होंगे। मैं अभी भी, मैं आपको बताऊं कि मैंने ना अभी छुट्टी ली है, कल परसों तरसों 3 दिन की मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। तो एक बॉस, बस मेरा दिल का थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली। तो 3 दिन की वैसे छुट्टी है, 2 दिन हफ्तावार छुट्टी, तो 5 दिन हो गया। तो सुबह में मैं फ्री होऊंगा, और सुबह में फ्री होऊंगा, घर वालों को पता चल गया मेरे। अब मैंने बता दिया कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ और मैं इसलिए छुट्टी ले ली। अब ये देखें घड़ी पर जो है वो डस्ट जम रही है, पंखे पर डस्ट जम रही है, इधर डस्ट, सब जगह अब डस्ट नजर आने लगे, घर वालों को डस्ट नजर आना शुरू हो गई मेरे छुट्टी लेते ही। मतलब उनको पता है कि ये मासूम सा आदमी है, इसको बोलेंगे कर देगा। तो इसी तरह ये इदारों के साथ होता है। अब होता क्या है, जो प्राइवेट इदारे होते हैं वो ऐसा प्रेशर दे के रखते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज को, ऐसा प्रेशर दे के रखते हैं, सख्ती करते हैं। लेकिन उसकी सख्ती से प्राइवेट एम्प्लॉय क्या होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय इतना रज रंज मन जाता है, इतना मन जाता है कि आप उसको कहीं पर भी ले जाओ, वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल भी चला लेगा। अरे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल भी दे दो, वो बोलेगा, बैंकर भी, प्राइवेट बैंकर बोलेगा मैं चला लूँ, मसला ही कोई नहीं। इससे बड़े बड़े काम करते। तो मैंने खैर बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गधे और घोड़े को ना वो अलग अलग रखते हैं, एक साथ नहीं बांध देते गधे घोड़े को, अलग अलग। मतलब अगर आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने की सूरत में आपको वो नवाजेंगे, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये वो, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मैं सदके जावा, ऐसे आपका लाड और प्यार बर्दाश्त करेंगे। प्राइवेट इदारे कब बर्दाश्त करेंगे, जब आप उनको काम करके देंगे। अच्छा, वही बंदे, वही मालिक, वही बॉस, आप काम करके नहीं देते। जब आप काम करके नहीं देंगे, ठीक है ना, जब आप काम करके नहीं देंगे, जब आप काम करके नहीं देंगे, तो वही बंदा बोलेगा, जरा भाई दफा हो जाओ, आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा इदारा छोड़कर आप यहाँ से जा सकते हो, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस, लीव मी अलोन। मैं तुम्हारी जगह तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर बंदा रखने की सलाहियत रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बंदे, तुम जा सकते हो। अब ये प्रेशर क्या करता है, मजबूर करता है बंदे को काम करने में। अब आ जाए सरकारी इदारा। अब मेरा 2012 में अपॉइंटमेंट होता है, मैं हर ऑफिसर की बात बता रहा हूँ, नॉट ओनली मी। अब किसी भी अफसर का कहीं पे भी कभी भी अपॉइंटमेंट होता है, अब उसके अंदर होता है जज्बा काम करने का, गिवन डेट कि वो मेरिट पर आया हो। सारे तो 99% तो मेरिट पर ही नहीं आते, 99% मेरिट पर नहीं आते। ठीक है ना। बेटा तुमने जो सवाल किया ना, बहुत ही खतरनाक सवाल है तुम्हारा, और इसका जवाब मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर ही दूंगा आसन। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि किसी भी अफसर की जब गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो अगर मेरिट पर लगी हो, 99% तो लगती नहीं, अब बचे सिर्फ 100 में से एक। मैं आपको बताऊं, मैं लगा हूं 2012 में, 2012 से आज तक मेरे इदारे में बगैर सिफारिश कोई नहीं आया, एक नहीं आया, एक। जो भी आया सिफारिश, पर्ची 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 पर्ची, ऐसा रिश्वत नहीं, पर्ची पर आया। पर्ची भी कैसी, चौधरी निसार, एतजाज एहसन और जहांगीर तरीन, मतलब ऐसे बड़े बड़े नामों की औलादे आ जाती हैं और उनके रिश्तेदार निकल के आते हैं, दिमाग खराब हो जाए। अभी हमारे, अब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग से अब वो काम थोड़ी करेंगे जो मेरिट पर नहीं आएंगे। अब जो मेरिट पर आएंगे उनको जोश होगा, वो काम करने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। जब वो काम करने की कोशिश करेंगे तो ऑफिस में क्या होता है, चेन होती है। अगर एक टेबल वाला काम करेगा, एक टेबल वाला काम करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको काम चेन से काटेगा। मैं अगर काम करूंगा तो मेरे बराबर वाले को भी मजबूरन काम करना पड़ेगा, प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर। अब वो क्या करते हैं, काम जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं कि तुम नहीं करो, तुम नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है ना। यानी सरकारी इदारों में क्या हो रहा है, अगर कोई सरकारी इदारों में काम करता है तो उसको रोकते हैं, ये क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया, सैलरी तुम्हें मिल रही है ना, अभी क्या चाह रहे हो तुम, कहते तुम्हें हराम मिल रहा है, इसमें तुम रिश्वत खा रही है, उसको उल्टा इल्जाम लगते हैं, ये काम क्यों कर रहा है।
जब यार अच्छा कॉमन सेंस ये कहता है कि यार ये 100 बंदे ये क्यों कर रहा है, 99 नहीं कर रहे, ये क्यों कर रहा है, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप करोगे तो मरोगे, उल्टा हिसाब है, करोगे तो मरोगे, ठीक है। 14 तारीख आज होगी। सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी, तो क्योंकि सरकारी इदारों में एप्रिसिएशन नहीं है, काम करो ना करो, बल्कि ना करो तो बेहतर है, और आज भी यही आता है। इसको कहते हैं मतलब एक इसकी वो है स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है बकायदा डिले टैक्टिक्स। डिले टैक्टिक्स को अपनाते हैं और डिले टैक्टिक्स पे चलते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट में क्या होता है, जितना जल्दी काम करो उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और खुश होंगे लोग आपसे। करप्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता प्राइवेट इदारों में, ठीक है ना, करप्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अभी मैं आपको बात बताऊं, अभी मेरे पास आ रही थी बैंक इस्लामी का, आपने नाम सुना होगा, उसके एक कंट्री हेड के भी मेरे पास कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव नहीं करी। तो वो हमारे ऑफिस में था किसी जमाने में, तो उस वक्त कोई करप्शन का चार्ज था। तो करप्शन प्राइवेट इदारों में, प्राइवेट इदारों को पता चल गया कि यार इस पर कोई करप्शन का चार्ज था, तो उसको एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई 10 साल बाद कि तुमने उस जमाने में क्या कर दिया, जरा हमें बताओ। अब वो मुझसे फाइलें निकलवाना चाह रहा है उस वक्त की, तो मुझे वो कॉल कर रहा है। तो देखें बात ये कि प्राइवेट इदारा तो किसी को बख्शता ही नहीं। आप अगर किसी प्राइवेट इदारे में चले गए तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। वेल, तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी हो जाती है, काम पे ध्यान देना होता है। प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजेस प्राइवेट इंटरेस्ट, सीवियर कंपटीशन वुड कंपेल टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और वही प्रोडक्ट जो आप बेच रहे होते हैं वो भी दूसरे भी बेच रहे होते हैं। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्या होता है, एक कंपटीशन डेवलप होता है। कोई कंपटीशन होता है, आप उससे सस्ता और उससे अच्छा बनाना चाहते हैं, और ये कंपटीशन जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। एक्सपेंशन इन स्टॉक मार्केट, जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो बाहर से भी पैसा आएगा, जब बाहर से भी पैसा आएगा तो माल बढ़ जाएगा, आपके मुल्क में पैसे की रेल पेल ज्यादा हो जाएगी। तो जब बाहर से भी पैसा आएगा और आपके मुल्क में पैसे की रेल पेल बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब पैसे की रेल पेल बढ़ जाएगी और इसका बेनिफिट जो है पूरे मुल्क को होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का ज्यादा हो जाना। जब हमारे मुल्क में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारे मुल्क में फैक्ट्रीज बढ़ रही, जब फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी तो मजदूर भी ज्यादा चाहिए होंगे, जब मजदूर ज्यादा चाहिए होंगे तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे आमदनी लोगों की बढ़ जाएगी, लोगों के हालात अच्छे होंगे, घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि माल एक पैसा जो है ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है लड़ाई झगड़ों। इसी के साथ है हमारा एक्सपेंशन इन स्टॉक मार्केट। इसके बाद है कर्टेल इन पॉलिटिकल प्रेशर। अब सियासी भर्तियां, आप देखें ना, एक अभी मैं क्या क्या रोले सुनाऊं आपको हमारे मुल्क के या दुनिया के दीगर मुल्कों के। डेफिनेटली क्राइम बहुत डिक्रीज हुआ इससे। अच्छा, अब सरकारी भर्तियां किस तरह होती हैं, पर्ची हुई, मैंने आपको बताया सियासी पर्ची से सबसे ज्यादा कॉमन है। अब होता ही है कि लड़कों से ना काम करवाया जाता है इंतखाबात के दरमियान, इलेक्शन के दरमियान। जो लड़के कलीदी किरदार अदा करते हैं, जो लड़के मेन रोल प्ले करते हैं, उनको नवाजा जाता है। उनको कैसे नवाजा जाता है, उनको नवाजा इस तरह से जाता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगाई जाती है, ठीक है जी, और उनको कहा जाता है कि भाई हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, लेकिन हमें बदले में आपसे ये चाहिए कि आप जब तक इस गवर्नमेंट जॉब पर रहोगे आप हमारे वफादार रहोगे, हमारे पालतू फला रहोगे, समझ रहे ना। अच्छा, अब देखे ना, अब इमरान खान की हुकूमत आ गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसकी मान नहीं रही, क्यों, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो नवाज शरीफ की बिठाई हुई, और हुकूमत ये पुतले होते हैं सारे सियासतदान, हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, वो तो नवाज शरीफ के बेटे में सारे बंदे। अब क्या करें, परेशान है, आज तक 2-2.5 साल होने वाले, आधा अरसा और भी गुजर जाएगा, तो दिस इज नॉट सो इजी, द चेंज इज नॉट सो इजी, द चेंज इज ऑलवेज पेंट ऑन ब्लड। खून चाहता है, जब चेंज चाहिए तो खून देना पड़ेगा, एक दो नहीं सैकड़ों बंदों को खून जाएगा तो चेंज आएगा, पूरे के पूरे निजाम को तब्दील करना होगा। दिस इज नॉट एन इजी टास्क, कोई आसान मामला नहीं। अच्छा, अब होगा क्या, अब मेरा अगर कोई सरकारी इदारा है, मैं किसी सरकारी इदारे में, मुझे किसी मिनिस्टर की कॉल आती है, हाँ भाई फला फला फला, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली मैं बोलेगा भाई फला बंदे को रख लो, अच्छा जी ठीक है रख लूंगा, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है,
हुकूमत का जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, आवाम की जेब से जा रहा, ठीक है जी, इट्स ओके। गधे को भेजा, उसको हमने रख लिया, खरगोश को भेजा, हमने रख लिया, लोमड़ी को भेजा, हमने उसको रख लिया, इंसान को भेजा, हमने रख लिया, सांस चल रही है बस, कुछ ही काम का नहीं है, हमने फिर भी रख लिया। क्यों? क्योंकि उसकी पर्ची है। अब आ गया प्राइवेट इदारा, मेरा अपना इदारा, अब उसमें सारा का सारा पैसा मेरा अपना लगा हुआ है। अब क्या मैं ऐसे रख लूंगा किसी को? क्या वो किसी काम का नहीं और मुझे कोई फोन करेगा मैं रख लूंगा? मैं निकालो यहाँ से, मेरा अपना इदारा है। अगर वो अगर वो बंदा जो है मुझे मतलब कहता है तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं अपना फायदा देखूंगा, अपना नुकसान देखूंगा। ठीक है ना? प्राइवेट इदारों में कोई सियासी भर्तियां नहीं होती, ठीक है ना? As long as government control is exercised on production, financial and commercial organization, they works under the pressure and guidance of the political figures and become bound and take certain steps which are highly injurious for industrial health. इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई अगर सरकारी इदारा होता है तो वो किस पे चलता है? वो सियासतदान जो होते हैं वो फोन करके चला रहे होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, कमर्शियल, तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तमाम जो काम होते हैं उन सियासतदानों के फोन कॉल्स पे चल रहे होते हैं, उनके प्रेशर में आकर बंदे काम कर रहे होते हैं। जब उन सियासी बंदों के प्रेशर में काम करेंगे तो सही थोड़ी करेंगे, ऐਵੇਂ ही काम करेंगे, तो जो उनको बोलेंगे, जो गलत नुकसान फायदा बोलेंगे वो करते रहेंगे, और इस तरह नुकसान का सामना करना पड़ता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में क्या कह रहा है जी? राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, right from very beginning, concentrating the production of import substitutes, we have kept the idea of increasing export aside, due to which our exports could not be increased. इसमें एक बताया, एक मसला बताया एक्सपोर्ट्स का, पहले दो लाइनों कि हमारे यहाँ है क्या। हमारे यहाँ जो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होता है, द फर्स्ट टारगेट इज दैट कि हम अपनी जो जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो खुद बनाएं, तो हमारी इंपोर्ट कम हो। इस चक्कर में हमारा ये हुआ कि हम एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, हमें ये करना था 50-50 करना चाहिए था, 50-50 की आधी तवज्जो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में थे और आधी इंपोर्ट कम करने में। हमने क्या किया, सारी इंपोर्ट कम करने में लोकल बनाने की कोशिश करी, और लोकल सारी चीज़ें बन नहीं सकी, बाहर से आता रहा, तो ना जुदाई मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, तो ऐसा कुछ हो गया। तो हमें चाहिए था दोनों, दो तरफा हम काम करते, एक तरफ हमें इंपोर्ट को कम करने के लिए तो तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर ही बनाना चाहिए, तो दूसरी तरफ हमें ये चाहिए कि जो एक्सपोर्ट हो सकती चीज़ें उनको ज़रूर बनाए। अब बहुत सारे मैं लोगों से मिलता हूँ, और बहुत सारे जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो डिस्कस करता हूँ, और ऐसे छोटे छोटे इदारे हैं बहुत सारे कि जो नहीं कर रहे, मतलब काम ही, काम पे तवज्जो नहीं, उनकी काम कर नहीं रहे हैं। तो वी नीड टू हैव सम फोकस ऑन दीज थिंग्स कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, उन पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान की जीन्स जो होती है दुनिया की बेहतरीन जीन्स में से, अब अपनी पाकिस्तान की जीन्स है जो औरंगी टाउन में बनती है, जो न्यू कराची में बनती है, जो कोरंगी में बनती है। दीज जीन्स आर द वर्ल्ड बेस्ट जीन्स यार, दुनिया की बेहतरीन जीन्स यहाँ बनती हैं, आपके इन इलाकों में जहाँ आप जाना भी पसंद नहीं करते आप में से बहुत से, ठीक है ना? अच्छा, तो हमें जो है ना ये चाहिए कि हम इनको कंसीडर करें। खैर, वेल, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स के बाद आगे क्या कह रहा है? एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी द इन्वेस्टर्स वुड मेक their utmost to earn maximum foreign exchange through boosted exports, and thereby the exports would increase. तो इसमें क्या कहा गया कि भाई अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो प्राइवेटाइज करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा, जब वो बाहर से पैसा लाएंगे तो वो दिन रात एक कर देंगे अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और जब वो दिन रात एक करेंगे अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली जो है हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, हमारा मुल्क बेहतर होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा, जॉब सिनेरियो बेहतर होगा। आप जब बीकॉम करके निकलेंगे आपको 2-2, 4-4 लाख रुपए महीने पे और घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ आपको दी जाएगी, अगर हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं तो। अगर नहीं बढ़े तो फिर यही होगा, 15,000 रुपए की नौकरी करो, 20,000 रुपए की नौकरी करो, और जब आप 10-12-15 साल गुजर जाएंगे तो 30-40 हज़ार रुपये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी प्रोडक्शन।
since the completion becomes served amongst the producers in the private sector. Only those producers would be enabled to be benefited who would provide quality goods to the consumer. देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, आप एक ही चीज जो है ना वो 10 बंदे बना रहे होते हैं। प्राइवेटाइजेशन में एक ही चीज कितने बंदे बना रहे हैं? 10 बंदे बना रहे हैं। जब एक ही चीज 10 बंदे बनाएंगे तो जो उससे बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप ऑप्शन होंगे, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। जब आप किसी से भी खरीद सकते हो तो आप उसी से खरीदेंगे जो आपको बेहतर देगा, बेहतर चीज बना कर देगा, क्वालिटी प्रोडक्शन। तो ये इसके अंदर बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि क्वालिटी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है, बेहतर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो क्या लिखा, सिंस द कंपटीशन बिकम्स सर्व amongst the producers in the private sector, only those producers would be enabled to be benefited who would provide quality goods to the consumers. As a result of privatization, every individual producer would be desirous to provide quality products in reasonable price. और इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है, इस कंपटीशन की वजह से हर बंदा जो भी मार्केट में होगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, देने की कोशिश करेगा। बस यहीं तक आज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।